हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे आपके उभरते समाज में कुछ प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण या हम कह सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी किस प्रकार से शिक्षा को हर स्तर तक पहुंचाना किस प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक शाब्दिक अर्थ समझें तो कह सकते हैं शिक्षा का किसी एक विशेष स्तर तक या कह सकते हैं कि एक निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आपके शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। यानी एक निश्चित स्तर तक, जैसे अगर हम बात करते हैं या अपने हम समाज की बात करें तो कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा क्या है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिक शिक्षा भी क्या की गई है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क की गई है। यानी वो एक कंपलसरी है, यानी हर एक स्तर का बच्चा उसे प्राइमरी एजुकेशन लेना अनिवार्य है और वो निःशुल्क रूप से दी जाती है। तो कह सकते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण का एक मतलब ये है कि हर जन सामान्य तक शिक्षा पहुँचे, जिससे क्या है, अगर हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो क्या है, उसमें बौद्धिक विकास होगा, उसके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा। और कह सकते हैं अगर समाज के लोग पढ़े होंगे या बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो समाज भी एक पढ़ा लिखा समाज कहलाएगा और वहाँ का स्तर भी अलग होगा। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हम आधुनिक काल में ही नहीं देखते। अगर हम अपने प्राचीन काल में देखें, जैसा हमने बात की थी आपके वैदिक काल में, कि वैदिक काल में भी किस प्रकार से आपके शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती हो या घरों में शिक्षा दी जाती हो। उसके बाद हमने बौद्ध काल में भी बात की कि किस प्रकार से शिक्षा का प्रारूप था, और तब भी क्या था आपके कि किस प्रकार से शिक्षा को निःशुल्क दिया जाता था और सभी के लिए वो अनिवार्य थी। फिर हमने मुस्लिम काल में भी ये चीज़ देखी। फिर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक काल में यानी स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार से भी शिक्षा व्यवस्था थी और स्वतंत्रता के पश्चात भी। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भी किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक या उच्च शिक्षा हो, उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, जिससे क्या है बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई जा सके, या जो भी आपकी नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई कि किस प्रकार से शिक्षा को और ज़्यादा सुगम बनाया जा सके या उनकी नीतियों को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे क्या है शिक्षा हर एक स्तर तक और सबके लिए पहुँचे। तो हम ये नहीं कह सकते, शिक्षा के लिए आज भी प्रयास हो रहे हैं, चाहे स्कूल चलो अभियान हो, चाहे मिड डे मील की व्यवस्था हो, या स्कूल्स में आपके जो कॉपीज़ दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है। प्लस हम कह सकते हैं कि आज भी क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अलग अलग प्रयास स्तर पर, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे हम कह सकते हैं वो जिला स्तर पर भी किए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी किए जा रहे हैं वो सारे कार्य। तो शिक्षा को किस प्रकार से सार्वभौमिकरण उसका हो सके, क्या हर एक पर्सन तक शिक्षा एक सुगम तरीके से पहुँचे और उसके लिए उसे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो इस प्रकार से शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक चला आ रहा है। अगर हम बात करें कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, यानी क्यों चाहते हैं कि शिक्षा हर जन सामान्य तक पहुँचे, तो सबसे पहला हम कह सकते हैं ज्ञानार्जन, यानी कि हर व्यक्ति क्या कर सके, ज्ञान को अर्जित कर सके। क्योंकि अगर ज्ञान को हम अर्जित करेंगे तो हमारी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा तो हम किसी भी चीज़ के लिए निर्णय आसानी से ले सकते हैं, हम में एक डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मानसिक विकास होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर कह सकते हैं बौद्धिक एवं मानसिक विकास, बौद्धिक यानी बुद्धि का विकास होगा हमारी, प्लस जो भी हमें सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास होगा, हम अपने निर्णय सही से ले सकते हैं या दूसरों को हम सही चीज़ें बता सकते हैं। फिर कह सकते हैं शारीरिक विकास भी होगा, क्योंकि स्कूल में केवल हम शिक्षा नहीं लेते, वहाँ पर कई प्रकार की हम गतिविधियाँ भी करते हैं, जैसे खेल कूद की भी अलग अलग विधियाँ होती है। तो उससे क्या है, एक बच्चे का हम कह सकते हैं स्कूल जाने से या शिक्षा को लेने से उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, या हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास होता है। तो कह सकते हैं कि शारीरिक विकास भी होता है। फिर कह सकते हैं नैतिक व चारित्रिक विकास, जैसा कि अगर हम
वैदिक काल में भी पढ़ते थे, फिर हमने बौद्ध काल में भी पढ़ा था कि शिक्षा का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस प्रकार से बच्चे के चारित्रिक और नैतिक विकास को बढ़ाया जा सके। यानी शिक्षा हमें ये भी बताती है कि किस प्रकार से हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, या कौन कौन सी नैतिक चीज़ों को भी बच्चे में समाहित की जानी है, उन चीज़ों के लिए भी शिक्षा क्या है, उसका उद्देश्य था। फिर सांस्कृतिक विकास, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य ये भी था कि किस प्रकार से जो भी भारतवर्ष की संस्कृति है, या जैसे कि हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें अभी हैं हमारे संस्कृति में, या पिछली कौन कौन सी संस्कृतियाँ थीं, उन सभी चीज़ों को जानने का भी एक ज़रिया है आपकी शिक्षा। तो इस प्रकार से शिक्षा के सार्वभौमिकरण के ये उद्देश्य थे। फिर अगर हम बात करें कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व, क्यों ज़रूरी है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, तो कह सकते हैं, अगर आवश्यकता और महत्व की बात करें तो कह सकते हैं व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। फिर सफल जनतंत्र का निर्माण, यानी अगर हर एक स्तर तक शिक्षा पहुंचेगी, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, अगर सभी जगह लोग शिक्षित होंगे तो हम कह सकते हैं कि एक सफल जनतंत्र की भी निर्माण होगा उसके द्वारा। फिर कह सकते हैं राजनीतिक जागरूकता, यानी अगर सभी व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने राजनेता को भी एक कुशल पूर्वक चुन सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या है, एक बौद्धिक विकास है, सभी अपना अच्छा बुरा समझेंगे, तो वे अपने राजनेता को भी भली प्रकार से उसके लिए जागरूक होंगे और सही तरीके से उसे चुन पाएंगे। फिर कह सकते हैं आपका सामाजिक समानता में अभिवृद्धि, यानी आज जैसा कि हम देखते हैं कि सामाजिक जो आपकी समानता है वो शायद नहीं है, उतनी नहीं है, कह सकते हैं कि समानता है लोगों में लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपके समाज में सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो हम कह सकते हैं तब, क्योंकि हमारी बौद्धिक विकास हो जाएगा, हमारा मानसिक विकास हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि उस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समानता का स्तर होगा, यानी जो ऊंच नीच का स्तर हम देखते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, चाहे जाति के आधार पर हो। ये सारे स्तर क्या होंगे, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो कह सकते हैं उसमें सामाजिक जो भी समानता होगा उसमें भी विकास होता जाएगा। फिर कह सकते हैं कि आपके सार्वभौमिकरण शिक्षा का इसलिए और भी ज़रूरी है जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना का भी विकास होगा। यानी अगर व्यक्ति, या कह सकते हैं हम बच्चे को शिक्षित करेंगे या शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेंगे कि हर स्तर तक शिक्षा पहुँचे, तो सामाजिक यानी समाज स्तर पर आर्थिक, चाहे वो रुपए पैसे संबंधी हो, चाहे राजनीतिक आपकी कोई भी कानूनी न्याय व्यवस्था हो, उसकी भावना का भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, या शिक्षा का सार्वभौमिकरण की हर एक स्तर तक क्या करना, या एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना आपकी शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो उनकी ये चीज़ें हमने देखी। अब अगर हम बात करें शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसर यानी जो भी आपके शिक्षा संबंधी अवसर हैं उसमें वे सभी के लिए समान रूप से होते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता हम इस प्रकार में भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो भी एजुकेशनल चीज़ें हैं, चाहे हम कह सकते हैं कोई भी डिग्री हो या आपकी अलग अलग शैक्षिक संबंधी चीज़ें हो, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक समान अगर है, उसे किसी भी प्रकार से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अगर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए क्या है, शिक्षा के जितने भी अवसर हैं वे समान रूप से सबके लिए, चाहे वो निर्धन है चाहे वो अमीर है, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता है। हम देखते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता, कह सकते हैं शैक्षिक अवसर की समानता केवल शिक्षा के स्तर पे नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी, अगर हम कहें कि बालक जो है वो शारीरिक, मानसिक या सांवेगिक नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप भी शिक्षा को प्रासंगिक बनाना है। अगर बच्चा क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको उस प्रकार की शिक्षा की समानता के अवसर प्रदान करना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह
नहीं पढ़ लिख सकता तो उसके लिए उस प्रकार के शैक्षिक अवसरों की समानता को उपलब्ध किया जाना आपके शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाती है, कह सकते हैं। और साथ में ही राज्य को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थी को जाति, रंग, रूप, भाषा और प्रांत या धर्म के मध्य में भेदभाव ना किया जाए। यानी अगर हम शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कर रहे हैं तो कहीं पर भी यानी किसी भी स्तर पर भी एक विद्यार्थी को असमान ना किया जाना चाहिए, चाहे उसकी जाति हो, धर्म हो, प्रांत हो, सभी के लिए क्या हो, शैक्षिक अवसर एक समान हो। तब हम कह सकते हैं वो क्या है, आपके शैक्षिक अवसरों की समानता है। तो अगर हम बात करें कि शैक्षिक अवसरों में असमानता के कारण क्या हो सकते हैं, अगर हम बात करते हैं शैक्षिक अवसर क्या है कि हर एक व्यक्ति के लिए जो शिक्षा की जितनी भी चीज़ें हैं वो समान रूप से उसे मिलनी चाहिए। तो शैक्षिक अवसरों में असमानता के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें निर्धनता, जैसे हमें पता है कि हर बच्चा क्या है, हायर डिग्री नहीं ले सकता है क्योंकि वो निर्धन है, उसके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वे अपनी डिग्री आगे प्रोसीड कर सके। यानी उसने इंटर कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन अब वो चाहता है कि कोई प्रिपरेशन करना चाहता है या फर्दर हायर डिग्रीज़ में कुछ करना चाहता है। तो अब क्या है, निर्धनता एक कारण हो सकती है शैक्षिक अवसरों के असमानता के लिए कि वो उसके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो उसके लिए पे कर सके। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि शैक्षिक अवसर समान रूप से ना मिल पाना, निर्धनता भी हो सकती है। दूसरा बात करें सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी आपकी समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक कुछ कारक होते हैं जिनके द्वारा कह सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों में आपके असमानता आ जाती है, समानता नहीं रह जाती है। फिर हम बात करें शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता, मतलब जिस प्रकार से अगर हम कहें कि जिस रेट में स्टूडेंट हैं समाज में या आपके एक सिटी में या हम कहें कि एक आपकी कंट्री में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हैं उस प्रकार से कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उतने स्कूल्स नहीं हैं। तो कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटीज़, स्कूल कम होंगे तो उनकी भी एक वजह हो जाएगी कि सभी को एक समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। फिर कह सकते हैं शारीरिक दोष, जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो ये सारी चीज़ें भी एक उसमें आ जाएंगे कि सभी लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं मिल पा रही है। तो इन सभी असमानताओं को दूर करने के प्रयोग करने चाहिए। फिर कह सकते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, यानी जो असमानताएं हैं अगर उनके लिए हम कुछ उपाय करें तो शैक्षिक अवसर क्या है, सभी को एक समान रूप से मिल जाएंगे। सबसे पहला कह सकते हैं कि यथासंभव विद्यार्थियों के घर के पास शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाएं। जैसे हमें पता है कि कुछ बच्चे क्या हैं कि स्कूल या कॉलेज दूर होते हैं, इसलिए वो क्या है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर जो भी उनके शैक्षिक अवसर हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ले पाते हैं। तो कह सकते हैं चाहे वो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे हम बात करें तो वहाँ पर जो भी स्कूल या कॉलेज हैं वे गाँव या जो भी कह सकते हैं रूरल एरियाज़ हैं उनके पास में बनाए जाएँ, जिससे क्या है हर एक बच्चा ईजिली जाकर वहाँ पर वो शिक्षा ले सके। फिर कह सकते हैं छात्रावास सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी जैसे हमें पता है कि बच्चा गरीब है या निर्धन है, उसके पास पढ़ाई करने के लिए तो पैसे हैं लेकिन रहने के लिए उतने पैसे नहीं है, तो क्या है स्कूल जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए छात्रावास या हॉस्टल सिस्टम भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चा रह भी सकता है और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकता है। फिर कह सकते हैं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ अधिक संख्या में दी जानी चाहिए, यानी जो भी आपके ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास, जो निर्धन हैं, जिनके पास पैसे की उतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, उनको छात्रवृत्ति भी समय समय पर दी जानी चाहिए, जिससे क्या कर सके उस छात्रवृत्ति के द्वारा वे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। फिर कह सकते हैं शैक्षिक विकास की स्पष्ट व समान नीति तैयार की जानी चाहिए, यानी किस प्रकार से शैक्षिक जो भी चीज़ें उनका विकास होना चाहिए या किस प्रकार से वे एक समान स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मिल सके, इसकी एक स्पष्ट नीति को भी तैयार किया जाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। फिर कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सशक्त व सर्वसुलभ बनाना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जैसे हम हायर एजुकेशन में बात करते हैं, इग्नू है जो आपकी एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है कि अगर दूरी भी है आपकी लेकिन
आप क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी आपकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है उनको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहिए और सबकी पहुंच तक हो, इसलिए उसे सर्वसुलभ भी बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, हर एक व्यक्ति या हर एक विद्यार्थी एक समान रूप से शिक्षा के अवसरों को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से आज हमने बात की कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का क्या मतलब है, या किस प्रकार से शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सकता है, क्यों, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या महत्व है, या शैक्षिक अवसरों की समानता आपकी किस प्रकार से हो सकती है, असमानता के क्या कारण है, और किस प्रकार से उन असमानताओं को दूर करने के हम क्या उपाय कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। थैंक यू क्लास।